तो कैसे आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल की स्टोन यूनिवर्स। मैं हूं रवि गुप्ता और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम। एक ऐसी चीज जिसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स विल से सर इक्वेशन आप दे दो, सॉल्व हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्व करना तो इजी है, उसमें तो तीन ही मेथड्स है एज यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। कि सबसे पहला है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आप पहले से सीखते आ रहे हो। यू हैव स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड, यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, 10th में भी आपने स्टार्टिंग में सीख लिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दैट इज सेकंड मेथड, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज द थर्ड मेथड। डायरेक्ट इक्वेशंस का रूट्स ढूंढना बाय एनी ऑफ दिस थ्री मेथड्स इज क्वाइट इजी। बट वर्ड प्रॉब्लम्स में होता क्या है, इक्वेशन मिलते नहीं है। केसेस मिलेंगे, सिचुएशंस मिलेंगे, और उसको आप कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ढूंढना इजी है, बट द मेन पॉइंट इज टू फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो चलो बिना किसी और फर्दर पंचायत के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर देखिए मेनली तीन चीजें होती है। सबसे पहली, वर्ड प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो उसके सॉल्यूशन में तीन चीजें होती है। द वेरी फर्स्ट वन इज अजम्पशन, सेकंड चीज होता है इक्वेशन फ्रेम करना, एंड थर्ड चीज जो होती है दैट इज टू फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें से आपको एक चीज आती है, सॉल्यूशन ढूंढना, बराबर। अगर इक्वेशन बन जाए तो आप सॉल्यूशन बहुत इजीली ढूंढ सकते हो। मेन चीज ऊपर के दो पॉइंट्स पर ही है, assumption एंड सेकेंड इज फ्रेमिंग द इक्वेशन, बराबर। तो इन दो चीजों को समझते हैं। इक्वेशन फ्रेम करना वो तो हम डायरेक्टली सम्स में ही सीखेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बदलता जाएगा। assumption कैसे लेना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, चैप्टर 3 में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते थे, हम एक्स एंड वाई दो ले सकते थे। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, हमें एक वेरिएबल से ही काम चलाना है, बराबर। अगर मान लो आप दो वेरिएबल लेते भी हो तो इक्वेशन में आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये समझ में नहीं आएगा बात, बराबर। जब मैं इक्वेशन करवाऊंगा, हम जब कुछ सम्स करेंगे तब क्लैरिटी आएगा। बट अजम्पशन लेना कैसे है पहले वो समझते हैं। बाय एग्जांपल, पे अटेंशन। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट इन योर एरिया is 10 more than the number of coronavirus patients in my area। मेरे एरिया में जितने कोरोना वायरस के पेशेंट्स है उससे 10 ज्यादा आपके एरिया में है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके एरिया में कितने पेशेंट्स हैं? जब आपको मेरे एरिया का टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स का फिगर मिलेगा तो ही आपको उसमें +10 करने पे यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन योर एरिया। तो व्हाट यू विल डू, you will assume let the number of coronavirus patients in Ravi sir's area be X, and उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इन योर एरिया विल बी देन X plus 10। क्लियर? अजम्पशन पता चला। जिसके ऊपर रेफरेंस दिया है ना, आप उसी को अज्यूम कर लोगे। चलो और अच्छे से समझते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 4.1, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। रीड द क्वेश्चन। The area of a rectangular plot is 528 meter square। एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ से एक ज्यादा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ से एक ज्यादा है। लेंथ को ब्रेथ के टर्म्स में यहां पे रिलेट किया गया है। तो आप अज्यूम क्या करोगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था, यू विल अज्यूम कि ब्रेथ है x, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से एक ज्यादा, यानी कि 2x plus 1। चलो पे अटेंशन हाउ आई एम गोइंग टू टेक द assumption। यू विल टेक लेट द ब्रेथ बी x, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। ओके, क्योंकि यूनिट्स डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेथ को ले लिया है x मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा, तो द लेंथ विल बी दुगने ब्रेथ से एक ज्यादा, यानी कि 2x plus 1 मीटर होगा।
आपका लेंथ अकॉर्डिंग टू द केस। देखो अजम्पशन बहुत इजी है, जो यहाँ पे लेंथ है वो ब्रेड्थ के टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया है, तो हमने ब्रेड्थ को ले लिया x, तो लेंथ हो गया 2x+1। अब देखो आपको ढूंढना है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ है आपके पास, ब्रेड्थ है आपके पास, तो व्हाट यू विल डू, length that is 2x+1, breadth that is x, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। बराबर, यूनिट में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं बट इट इज 528। था इजी, अजम्पशन मिल गया। अब उसके ऊपर से केस के अकॉर्डिंगली आपने एक रिलेशन फ्रेम किया यहाँ पे, इसको अब मल्टीप्लाई कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। बाय मल्टीप्लाइंग देम 2x² प्लस x, और इसको यहां पे ले लेते, -528 इज इक्वल्स टू 0। आ गया आपका सबसे पहला इक्वेशन, आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो चीज हो चुकी है, असम्पशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर दिया, तो तीसरा पार्ट आता है सॉल्व करना उसको। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी ऑफ द थ्री मेथड जो आपने सीखी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चॉइस विल बी योर्स। सो यू कैन सॉल्व इट नाउ फर्दर अहेड। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ओके, द क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट चाहिए टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? इफ आई एम टेकिंग पॉजिटिव इंटीजर 2, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव 3। इफ आई एम टेकिंग अ नंबर 3, उसका कॉन्जिक्यूटिव 4। इफ आई एम टेकिंग अ नंबर 9, its consecutive will be 10. So similarly, if I take a positive integer x, so what will be the consecutive? x plus 1, उसके एक ज्यादा। तो यही होगा आपका assumption। देखिए यहाँ पे ध्यान से, your assumption will be let the first integer be x, let the first integer be x, तो उसका consecutive क्या हो जाएगा? So the second integer will be, so the second integer will be उससे एक ज्यादा, x plus 1। quite easy। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है 306, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 इज 306। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² प्लस x, और ये 306 को इधर पे ले लेते हैं, तो -306 इज इक्वल टू 0। आ गया आपका इक्वेशन। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय एनी ऑफ द मेथड एंड गेट द नंबर्स। ओके, चलिए, so it was easy। now let's move to the next one, that is the third question। चलो, so we'll first of all read the third question। Rohan's mother is 26 years older than him। ध्यान से देखो, रोहन की मॉम की एज 26 साल ज्यादा है रोहन की एज से। एज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको चैप्टर 3 में भी बताया था कि अजम्पशन हमेशा प्रेजेंट एज का होगा। ओवर हियर रोहन्स मदर्स एज इज गिवन इन रेफरेंस विथ रोहन्स एज, तो रोहन की एज को आप अज्यूम करोगे, तो उसके ऊपर से रोहन की मॉम की एज आ जाएगी। यू विल अज्यूम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। अगर रोहन का प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, तो उनकी मॉम का प्रेजेंट एज क्या होगा? तो द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मॉम विल बी उससे 26 ईयर्स ज्यादा, यानी कि x plus 26 will be the present age of Rohan's mom according to the case। Now read the question ahead। Product of their ages in years 3 years from now। 3 साल के बाद जो उनकी एज होगी, उनका प्रोडक्ट है 360। तो ये एज तो प्रेजेंट एज है, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज आफ्टर 3 इयर्स हम पहले लिख देते हैं इनका, एज आफ्टर 3 इयर्स।
So what will be Rohan's age after 3 years? प्रेजेंट में 3 ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस 3 years होगा रोहन का एज 3 साल बाद. What will be Rohan's mom age after 3 years? प्रेजेंट है x प्लस 26, इसमें प्लस 3 यानी कि x प्लस 29. So x plus 29 years is the age of Rohan's mom after 3 years. दोनों के 3 साल के बाद का एज मिल चुका है, अब इनको प्रोडक्ट कर दो. That is equals to 360, क्योंकि यही तो करने बोला है. Product of their ages 3 years from now will be 360. तो x plus 3 रोहन का एज 3 साल बाद प्लस उसकी मल्टीप्लाई बाय उनकी मॉम का एज 3 साल के बाद. इन दोनों का प्रोडक्ट है दैट इज 360. Now you can multiply this and get a quadratic equation. फिर उसको आप further factorize कीजिए to get the solution. Okay. Good. So I hope so you can easily solve this now. Let's move ahead to the fourth question. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती पहले वाली स्पीड से, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते. जो पहले टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा. तो यू कैन सी ओवर हियर कि स्पीड में चेंजेस है यहाँ पे. तो ऐसे टाइप के केस में आप अजम्पशन किसको ले लोगे? स्पीड को. तो यू विल अज्यूम लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. So this is question number 4. Let the uniform speed of train be x किलोमीटर पर आवर. ये आ चुका है आपका यूनिफॉर्म स्पीड का assumption. डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है? डिस्टेंस इज गिवन टू यू. डिस्टेंस द ट्रेन नीड्स टू कवर इज 480 किलोमीटर. ट्रेन को 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है. ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर. तो उसको टाइम कितना लगेगा ये पूरा का पूरा 480 डिस्टेंस कवर करने में? ये समझने के लिए क्वेश्चन लेता हूं मैं. यू नीड टू ट्रैवल 100 किलोमीटर, योर स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. कितना टाइम लगा 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में? 2 घंटे. क्या किया आपने? डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव यू टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन विच यू ऑलरेडी हैव इट. सो आई कैन से टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, time taken to cover the distance will be 480 upon x hours according to the relation. Speed is equals to distance upon time. तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर. कितने की स्पीड पे है ट्रेन? x. तो टाइम कितना लगा? 480 अपॉन x आवर्स. ये हो गया बात अजम्पशन का. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आप हमेशा ऐसे ही अजम्पशंस लेंगे. अब चलते हैं केस के ऊपर. केस कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पीड में क्या चेंज आया? 8 किलोमीटर पर आवर कम, यानी कि नया स्पीड क्या होगा? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. पहले जो टाइम लगता था उससे 3 आवर्स ज्यादा. सो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू इनिशियल टाइम था 480 अपॉन x, इससे 3 आवर्स ज्यादा. तो इतना टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस कवर करने में. तो डिस्टेंस क्या आएगा आपका यहाँ पे? 480 किलोमीटर. सो इट्स क्वाइट इजी. स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है. You can use the formula speed is equals to distance upon time. So you will get your equation. Speed, that is x minus 8, is equals to distance upon time, that is 480 upon x plus 3. इसको आप यहाँ पे ले लीजिए. So x minus 8 into 480 upon x plus 3 is equals to 480.
By solving this, you can easily get your quadratic equation और फिर आपको मिल जाएगा आपका आंसर. So it's quite easy. Just remember, in speed, distance and time, जो चीज फ्लक्चुएट हो रही है वो आप अज्यूम कर लो. उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस दिया हुआ है तो टाइम आ गया. केस के अकॉर्डिंग स्पीड में जो चेंज हो रहा था वो हमने लिख दिया. स्पीड में चेंज होने की वजह से टाइम में चेंज आएगा. टाइम में जो चेंज आ रहा है आई हैव रिटन दैट आल्सो. डिस्टेंस विल रिमेन सेम. Now use the formula speed is equals to distance upon time and take this denominator in the LHS. तो ये आ जाएगा यहाँ पे. Multiply it, you will get a quadratic equation. Solve it, आपको मिल जाएगा speed and उसके ऊपर से you can find out the time also by substituting the value in this. Okay. चलिए. So this is all about the first exercise. We'll move to the second exercise. उसमें बहुत सारे word problems है. तो चलिए exercise पे भी चलते हैं. Exercise 4.2, the word problem is starting from the third question. Okay. Okay, so exercise 4.2, question number 3. करते हैं इसे solve. By the same pattern जो हम अभी तक follow कर रहे थे. पहले question read करेंगे. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. दो numbers ढूंढिए जिनको add करने पे 27 आता है, multiply करने पे product 182. So I can say let the first number be x. यहाँ पे कोई रेफरेंस या कुछ है नहीं, तो विल अज्यूम लेट द फर्स्ट नंबर बी x. दोनों नंबर्स को ऐड करने पे 27 आ रहा है, तो पहला नंबर अगर x है तो सेकेंड नंबर को कैन आई से सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस x. देखो ध्यान से, दो नंबर्स है. Let's take it as one is x, another one is y. X plus y is 27. First number is x. Second number is y. X plus y is 27. तो y की वैल्यू क्या होगी? 27 minus x. As I already said, we'll try maximum to put our equation in one variable. So instead of taking y, I have taken 27 minus x. Okay, so that's quite relatable. इन दोनों numbers का product है 182. First number is x. Second number 27 minus x. Multiply both of them. The answer you are going to get is 182. अब इसको आप आगे solve कर दीजिए. 27x minus x square is equals to 182. You can also convert it in the standard form. So that will be x square minus 27x plus 182 is equals to 0. So you got a quadratic equation, you can solve it and then you can find your two numbers जिनका sum है 27 and product है 182. Now we'll move to the fourth question. Pay attention on the screen. बहुत easy है ये वाला question. Find two consecutive positive integers. ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया हुआ है. दो consecutive positive integers ढूंढने हैं. Sum of whose squares is 365. So let the first number be x. So its consecutive will be x plus 1. इन दोनों नंबर्स को स्क्वायर कर दो and add it. You will get 365. Now see how we will write it. Let the two consecutive numbers be x and x plus 1. बराबर, ये होंगे मेरे दो consecutive numbers x and x plus 1. इनको स्क्वायर करके ऐड करो, you will get the answer that is 365. So x square plus x plus 1 whole square that is equals to 365. क्योंकि यही तो क्वेश्चन है. Sum of whose square, दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम is 365. Now you can expand it and convert it in the standard form. चलो कर लेते हैं. X square, this bracket you can use the identity. So x square plus 2x plus 1 is equals to 365. So this will be 2x square plus 2x. ये 365 इधर आ जाएगा तो minus 364 is equals to 0. इसको आप और further simplify कर सकते हैं. ठीक है. By taking two commons, we will get a quadratic equation and you can solve it again by any of the methods to find
दिस टू नंबर्स। यहाँ पे जो दो आंसर्स मिलेंगे उसमें से आप लोगे पॉजिटिव, बिकॉज ओवर हियर यू नीड टू फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो वो मिल जाएगा x का वैल्यू, आप यहाँ पे x डालोगे तो आपको दूसरा नंबर भी मिल गया। So you can solve it now. Let's move to the next question. Question number 5. चलिए रीड करते हैं। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Altitude base के रेफरेंस में दिया है कि altitude जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। Hypotenuse is 13. Find the other two sides. बात राइट एंगल ट्रायंगल की हो रही है यहाँ पे, तो देखो समझने के लिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। Hypotenuse is given to you, that is 13. Altitude is 7 centimeter less than its base. So if I take base as x, altitude will be उससे 7 कम, यानी कि x minus 7. Okay, चलो अब इसी चीज को how we will represent, let's see. Let the base of the right angle triangle. Okay, I'm not writing the entire statement, just try to understand. Let the base be x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ पे सब कुछ। तो altitude will be, so altitude will be उससे 7 कम, x minus 7 सेंटीमीटर। Hypotenuse is given to you, that is 13. अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों साइड्स का कोई रिलेशन है क्या आपके पास? पाइथागोरस थ्योरम, कम ऑन यूज इट। So hypotenuse square is equals to sum of the square of its two sides, यानी कि x minus 7 square plus x square. Now you can solve it and get the standard form. So 13 square 169, x square minus 14x plus 49 plus x square. So see over here, this will be 2x square minus 14x, और ये 169 इधर आ जाएगा, so 49 minus 169. चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2x square minus 14x, चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो you'll be left out with minus 120 and that is equals to 0. You can also further simplify it by taking 2 common, तो चलिए ये हो जाएगा x square minus 7x minus 60 is equals to 0. आगे आपका इक्वेशन, ठीक है। तो आई थिंक सो कि अब धीरे धीरे आप पैटर्न को समझते जा रहे हो, कैसे अजम्पशन लेंगे। इक्वेशन सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है, एंड आफ्टर गेटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व इट एंड टेल द फाइनल आंसर। So let's move to the last question of the second exercise, that is question number 6. Read the question. This question is a bit tricky but बहुत easy है। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक cottage industry है जो कुछ number of articles एक दिन में बनाती है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. बहुत ही confusing statement है। तो देखो समझते हैं अच्छे से। पहला जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में बनते हैं। तो मान लेते हैं हम उसको कि x आर्टिकल्स बन रहा है। इन वन डे x नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर प्रोड्यूसिंग। नाउ रीड अहेड। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article, एक आर्टिकल का प्राइस was 3 more than twice the number of articles produced. 3 ज्यादा than twice the number of articles produced. एक दिन में x आर्टिकल बन रहा है, twice आर्टिकल्स मतलब 2x से कितना ज्यादा 3, तो एक आर्टिकल का प्राइस क्या होगा 2x plus 3। चलिए इसको पहले मैं लिख देता हूं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे बी x। ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे आ चुका है। अब आगे का जो स्टेटमेंट है वो रिलेट कर रहा है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल पे। सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल is 3 more than twice the number of articles produced. So twice the number of articles produced से 3 ज्यादा, this much rupees
is the cost for one article. Total, read ahead, total cost of production given on that day was rupees 90. मान लो एक आर्टिकल 5 रुपए का है, आप एक दिन में 5 आर्टिकल बना रहे हो, तो टोटल कॉस्ट विल बी 25, 5 into 5. वैसे ही एक आर्टिकल का प्राइस है 2x+3. You are producing X articles in one day. Total cost of production given over here is 90. Can you make a equation? एक आर्टिकल का प्राइस है 2x+3. ऐसे आप x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाते हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है 90. क्वाइट सिमिलर, बहुत ही इजी था ये. ठीक है. नाउ बाय मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3x, और इसको यहाँ पे ले लो -90 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बहुत ही ध्यान से समझिएगा लास्ट वाले क्वेश्चन को, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. एंड नाउ फर्दर यू कैन सॉल्व इट एंड गेट द फाइनल आंसर. Okay. So this is all about this first exercise and second exercise. Third exercise में और भी amazing questions आएंगे. But before that, first of all, practice with these two exercises. इनको अच्छे से खुद से solve कीजिए. Because explanation में ये बहुत easy लगेगा, but when you will solve it by your own, it will be bit difficult. So all the best for your practice.